जो केमिस्ट्री है यानी कि जिसको रसायन शास्त्र बोलते हैं, उसमें टोटल 5 चैप्टर है। पहला कौन सा है? अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दूसरा है अम्ल भस्म एवं लवण, दूसरा कौन सा है? अम्ल भस्म एवं लवण। और तीसरा कौन सा है? धातु और अधातु, तीसरा है धातु और अधातु। और चौथा है हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोकार्बन है, ठीक ना। चौथा कौन सा है? हाइड्रोकार्बन। और पांचवा है पीरियोडिक टेबल, मतलब आवर्त सारणी। कौन है? आवर्त सारणी। इस तरह से टोटल 5 चैप्टर है केमिस्ट्री में, ठीक ना। जिसमें से आज हम पहला चैप्टर देखेंगे। पहला कौन सा है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक ना। तो केमिस्ट्री क्लास 10 का देख रहे हैं। पहला कौन सा है? अध्याय 1। पहला कौन सा? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया है क्या आखिर में? रासायनिक अभिक्रिया, ठीक ना। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है जिसमें कि कितना पदार्थ, कम से कम कुछ पदार्थ इधर मिल करके, यानी कुछ पदार्थ मिल करके कुछ नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। चाहे एक के पदार्थ एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता हो, या एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करके एक या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता हो, यानी एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता हो, उसे रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल हम समझाते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे। जैसे मान लेते हैं एच हाइड्रोजन एक है। कौन सा है? एक हाइड्रोजन। जैसे एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को जब किसमें मिलाएंगे? ऑक्सीजन के साथ, यानी हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन को अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? जल बनता है, पानी जो हम लोग पीते हैं, यानी कि पानी बना, जल बना पीने वाला, ठीक ना। यानी कि H2 और O2 मिलकर के एक पदार्थ बन रहा है, यानी कि इधर दो पदार्थ अब मिलकर के क्या पदार्थ बन रहा है? एक पदार्थ। ये भी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे? यहाँ पर दिख रहा है एक या एक से ज्यादा पदार्थ मिलकर के कितना पदार्थ का निर्माण करेगा? एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा, ठीक ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे KClO3, ठीक ना, बराबर KCl+O2। और बैलेंस करेंगे तो यहाँ कितना? 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2, यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक ना, बैलेंस अगर करेंगे तो इस तरह से यहाँ भी क्या हो रहा है? एक पोटासियम क्लोरेट को जब गर्म करते हैं, इसको गर्म करेंगे पोटासियम क्लोरेट, यानी ये इसका नाम है पोटासियम, के मतलब हुआ पोटासियम, ClO3 मतलब क्लोरेट। पोटासियम क्लोरेट को जब गर्म करेंगे तो पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बना, ठीक ना। यहाँ भी क्या हो रहा है? एक पदार्थ टूट करके दो पदार्थ बन रहा है, और यहाँ दो पदार्थ मिल करके एक पदार्थ बन रहा है। तो यहाँ इधर कितना पदार्थ है? दो पदार्थ। अब बन कितना रहा है? एक पदार्थ। इधर भी एक पदार्थ से बना कितना? दो पदार्थ। तो हम किससे मतलब किसको बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया? इसी को बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? एक या एक से ज्यादा पदार्थ मिल करके क्या करके? मिल करके एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, लेकिन इसका गुण जो होता है ना, पहले वाला पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे हम देखते हैं इसको, देखो तो जैसे H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या काम है? सांस नहीं, ऑक्सीजन का काम है सांस लेना। ई भी है गैस, हाइड्रोजन भी है गैस। हाइड्रोजन ऑक्सीजन हम लोग सांस में लेते हैं। हाइड्रोजन जो कि आग, एक प्रकार से मानेंगे हाइड्रोजन आग को लगा देता है, ठीक ना, लेकिन ये पानी क्या करता है? आग को बुझा देता है। बताओ इधर का गुण अलग हुआ कि नहीं? हाँ, अलग हो गया। बताओ ये सांस लेने का काम है, ये प्यास बुझाने का काम है, यानी इसको हम पीते हैं, इसको हम सांस के थ्रू लेते हैं, ठीक ना। इसको हम फेफड़ा में लेते हैं, इसको कहाँ लेते हैं? मतलब आमाशय में, यानी पीते हैं इसको, ठीक ना। हम कहना क्या चाह रहे हैं? इधर वाले का गुण इधर वाले के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। अगर भिन्न गुण नहीं हुआ तो रासायनिक अभिक्रिया उसको नहीं हम बोलेंगे। तो फिर से हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलेंगे? जब एक या एक से ज्यादा पदार्थ, जब एक या एक से ज्यादा पदार्थ, क्या बोले? जब एक या एक से अधिक पदार्थ, ठीक है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिल करके कितना पदार्थ बनाएगा? सेम एक या एक से ज्यादा पदार्थ मिल करके कितना बनाएगा? एक पदार्थ बनाएगा, या दो पदार्थ बनाएगा, या उससे भी ज्यादा 3 बनाएगा, ठीक है। कितना बनाएगा? 3 बनाएगा, या यानी एक से ज्यादा, यानी कि ज्यादा बनाएगा, अधिक बनाएगा, ठीक ना। हम कहना क्या चाह रहे हैं? जब एक पदार्थ या दो पदार्थ या 3 पदार्थ मिल करके एक पदार्थ ही बनाए या दो पदार्थ ही बनाए, तो अच्छा, जैसे हम बोलते हैं एक पदार्थ मिल करके एक के पदार्थ बनाएगा, तो ये सही है ना? एक पदार्थ टूट करके दो पदार्थ बनाएगा या 3 पदार्थ बनाएगा, लेकिन बात रहा इधर ज्यादा पदार्थ रहेगा तो उधर एक भी बन सकता है, उससे ज्यादा भी बन सकता है, ठीक ना। इसको बोलेंगे हम क्या? रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे?
रासायनिक अभिक्रिया या अभिक्रियाएं बोल सकते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ठीक ना। जैसे हम यहाँ पर लिखे होंगे, हाँ लिखे हैं यहाँ पर, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया कौन सा, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलेंगे, जब कोई पदार्थ अकेले ही, दिख रहा होगा आप लोग को, जैसे कोई, जब कोई पदार्थ अकेले, ऐसे ही हम बताए थे, अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक तो पदार्थ बनाएगा या उससे ज्यादा पदार्थ बनाएगा, क्या बोले, जब एक या उससे ज्यादा पदार्थ मिल करके, क्या बोले, जब एक या एक से ज्यादा पदार्थ मिल करके एक या एक से ज्यादा पदार्थ का निर्माण करता है, लेकिन उसका गुण क्या रहता है, भिन्न रहता है, यानी भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। यानी कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल हम यहाँ पर कुछ लिख लेंगे, एग्जाम्पल जैसे भोजन का पचना भी, सांस लेना और लोहे पर जंग लगना, ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। और चावल का बनना, चावल से जो भात बनाते हैं, सिजाते हैं, वो भी कौन से है, रासायनिक अभिक्रिया, वो भी रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। जैसे मैग्नीशियम रिबन, आप लोग मतलब मैग्नीशियम रिबन को जब जलाएंगे ना, मैग्नीशियम के फीते को, उसको जब जलाएंगे तो श्वेत लोह के साथ जलती है, कौन सा लोह के साथ, श्वेत लोह के साथ जलती है, ये भी कौन सा है, रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। कौन कौन हुआ, भोजन का पाचन, और यानी कि एक है भोजन का पचना, एक सांस लेना, एक लोहे पर जंग लेना, और क्या बोले, चावल से भात का बनना, क्या बोले, चावल से भात का बनना। इसके अलावा एक और बोले, मैग्नीशियम के रिबन को जब जलाएंगे, यानी कि मैग्नीशियम रिबन का जलना, ठीक ना, मैग्नीशियम रिबन का जलना, वो भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। अब एक एग्जाम्पल ये भी लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा, एग्जाम अगर पूछा जाए तो लिख देंगे एग्जाम्पल, H2 प्लस O2 बराबर क्या बनेगा, H2O, ठीक ना, H2 प्लस O2 बराबर क्या बनेगा, H2O, ठीक ना। या दूसरा भी लिखना चाहेंगे, दूसरा भी लिख सकते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कौन सा गैस बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, ठीक ना। और लिखना चाहेंगे तो और लिख लीजिए, S प्लस O2 क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और आगे बढ़ाएंगे तो और आगे बढ़े, जितना लिखेंगे अपना मर्जी है, लिख सकते हैं। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है, इन्हें यहाँ पर 2 है 4 लिख देंगे, ऐसे नहीं करेंगे। इसका रहता है, बनता क्या आखिर में, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है, क्या बनाती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है, ठीक ना। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके H2O बनाती है, यानी जल बनाती है। और कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक और एग्जांपल हम लिखते हैं, कार्बन ऑक्सीजन कम मात्रा में जहाँ पर हो, यानी ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में, कम मात्रा जहाँ पर हो, अपर्याप्त मात्रा में क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है, यानी CO बनाती है, क्या बनाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक ना। इस तरह से हम लिख दिए यहाँ पर। अगला जैसे, हाँ यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल यहाँ भी लिखा हुआ है, क्या क्या हम बोले, जैसे हम बोले क्या क्या बोले, मैग्नीशियम रिबन का जलना भी है, कौन सा, मैग्नीशियम रिबन का जलना भी इसका एग्जाम्पल है। और दही का बनना भी है, दही का बनना भी कौन सा अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक ना। चावल से भात बनना पहले बताए थे, ईंधन का जलना, कोई भी ईंधन जलेगा तो भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक ना, एग्जाम्पल है रासायनिक अभिक्रिया का। चलो अगला, अब रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीज होता है, कितना चीज होती है, 2 चीज, एक और हम समझाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जैसे माना कि जल बनाने के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। H2O मतलब जलन बनाएगा, जो हम लोग पानी पीते हैं, यही बनाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर देखा जाए, उस साइड भी कुछ बन रहा है और इस साइड भी कुछ बनाने के लिए चाहिए हमको, जल। वैसे कुछ भी चीज हमको बनाने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, जैसे हम कुर्सी को ही बनाएंगे, चेयर को बनाएंगे, फैक्ट्री में बनता है कि नहीं बनता है, या यहाँ पर जैसे यही बना होगा, तो ये बनाने के लिए क्या उसको चाहिए, जो इसको चाहिए, आवश्यकता है ये बनाने के लिए, या मोबाइल हम बनाते हैं, या पंखा ही बनाते हैं, कोई भी चीज बन करके ही तैयार होता है फैक्ट्री में, वो बनाने के लिए क्या चाहिए, उसको जो चाहिए वो क्या कहलाता है, अभिकारक। यानी बनाने के लिए जो चीज चाहिए क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। यानी बनाने के लिए जो चीज उसको चाहिए वो क्या कहलाएगा, अभिकारक। अब बनने के बाद लास्ट में जो बनती है वो क्या कहलाती है, प्रतिफल, ठीक ना। जैसे कुछ भी चीज, जैसे बनाना हो घड़ा को, जैसे मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, तो मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए कि ना, हाँ मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए कि ना, पानी भी चाहिए। यानी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए पानी भी चाहिए और मिट्टी भी चाहिए, और लास्ट में मिट्टी का बर्तन बन जाता है। तो देखो हम क्या बोले, जैसे मिट्टी का बर्तन बनाना हो, मिट्टी का बर्तन बनाना हो, मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए
मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए क्या चीज चाहिए? चाहिए क्या क्या चीज? दो चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए? क्या क्या मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए? एक पानी चाहिए, पानी भी चाहिए, और मिट्टी चाहिए कि ना? मिट्टी भी चाहिए। बताओ, ये सिर्फ ये चाहिए, जो चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। जो चाहिए अभिकारक बोलेंगे। और लास्ट में इन सभी मिलाने के बाद में, ये सब मिला दिए, उसके बाद में क्या बनता है? मिट्टी का बर्तन बन गया। यानी कि ये सब के बाद ये मिट्टी का बर्तन बना। ये जो मिट्टी का बर्तन बना ना, ये इसी को कहेंगे प्रतिफल। क्या बोलेंगे? प्रतिफल। अब हम सीधा समझ गए, बनाने के लिए जो चीज चाहिए, क्या चाहिए? जो चीज बनाने के लिए चाहिए, बनाने के लिए जो चीज चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, जैसे बताओ ये भाग ले रहा है, ये क्या कहलाया? अभिकारक कहलाया। और उसके बाद में लास्ट में बना क्या? जल बना। जो लास्ट में बनता है उसी को बोलते हैं प्रोडक्ट या उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद या प्रतिफल। या क्या बोलेंगे? प्रतिफल या उत्पाद। ठीक है ना? क्या बोलेंगे? जो लास्ट में बन गया सामान, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है, जो नया पदार्थ बनता है, उसको प्रतिफल बोलेंगे या तो उत्पाद बोलेंगे। अब बनाने के लिए जो पदार्थ चाहिए उसको क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ होगा, यहाँ पर ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं, शामिल होते हैं, हिस्सा बनते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। यानी वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। बताओ तो ये भाग ले रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में? H2 और O2 चाहिए ना, ये अभिकारक हो गया। लास्ट में ये पदार्थ बना, जो नया पदार्थ बना, ये नया पदार्थ क्या हो गया? बना। जो नया पदार्थ बना उसको क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? उत्पाद। उत्पाद। दूसरा नाम क्या? प्रतिफल। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। और जो चीज चाहिए, ये सब चाहिए, जो चाहिए उसको क्या बोलेंगे? जो चाहिए उसको क्या बोलेंगे? अभिकारक। अभिकारक। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो चीज चाहिए, जो भाग लेता है, उसको अभिकारक बोलेंगे। और जो लास्ट में रासायनिक अभिक्रिया में बन गया उसको क्या बोलेंगे? प्रतिफल बोलेंगे। इसी प्रकार से आप लोग बताइए तो, जैसे हम एग्जाम्पल कुछ लिखते हैं, जैसे C+O2 मिलकर क्या बनाएगा? CO2। इसमें अभिकारक कौन है? प्रतिफल कौन है? ये वाला क्या है? ये वाला, ये इसमें अभिक्रिया में भाग ले रहा है, जो भाग ले रहा है उसको क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिकारक। बताओ, ये लास्ट में बना नया पदार्थ बना, ये क्या हुआ? नया पदार्थ बना, इसको क्या बोलेंगे? प्रतिफल बोलेंगे। ठीक है ना? इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन को, इसको हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। क्या बनाएगा? HCl। तो बताओ तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में भाग क्या, मतलब कौन कौन पदार्थ भाग ले रहा है? एक हाइड्रोजन चाहिए, एक क्लोरीन चाहिए। मतलब बनाने के लिए ये एरो या एरो, एरो इधर इंडिकेट जो कर रहा है, इसका मतलब ये नया पदार्थ बन रहा है। ये नया पदार्थ क्या हो रहा है? बन रहा है। जो नया पदार्थ बना उसको क्या बोलेंगे? ये नया पदार्थ बना, ये वाला जो नया पदार्थ बना, HCl जो नया पदार्थ बना, उसको क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे या प्रतिफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्पाद या प्रतिफल। वही एक ही नाम है, उत्पाद बोलो या प्रतिफल बोलो। और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या बोलेंगे? अभिकारक। इस तरह से ये भाग लिया ना, ये दोनों क्या हो गया? अभिकारक हो गया। क्या हो गया? अभिकारक। अच्छा, अभिकारक क्या दूसरा नाम है? हाँ, इसका भी दूसरा नाम है, प्रतिकारक इसको बोलेंगे। अभिकारक या प्रतिकारक दोनों इसका नाम बोल सकते हैं। ठीक ना? जैसे अगला हम देखते हैं, यहाँ पर बता दिए अभिकारक किसको बोलेंगे? जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक बोलेंगे। ये कौन सा है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभिकारक है, और ये वाला क्या है? प्रतिफल है। अच्छा, अब बताइए अभिकारक को किस ओर लिखेंगे और प्रतिफल को किस ओर लिखेंगे? अपने मन से सोच लेंगे। इधर लिखे अभिकारक, ये तीर जो है, तीर, ये तीर दिख नहीं रहा होगा। जैसे ये तीर जो है, ये जो तीर इंडिकेट हो रहा है, इधर इंडिकेट हो रहा है, मतलब इधर कुछ नया बना। यानी तीर का सिरा जिधर है ना, उधर ही नया बनता है पदार्थ। जिधर सिरा है उधर नया पदार्थ बना, इधर नया बना, ये प्रतिफल है। इधर तीर का संकेत इधर है, तो प्रतिफल ये हुआ। इधर कौन सा होता है? इधर कौन सा होता है? RHS, मतलब राइट हैंड है। ठीक ना? मतलब इधर जो है ना प्रतिफल कौन साइड होता है? राइट साइड, मतलब दाई साइड। ये एक किस साइड होता है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट मतलब बाएं साइड। ठीक ना? मतलब अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है और प्रतिफल को दाईं ओर लिखा जाता है। यानी अभिकारक को कौन ओर लिखा जाता है? अभिकारक को, ये जो अभिकारक है, अभिकारक को ये लेफ्ट साइड लिखा जाता है। लेफ्ट मतलब बाईं हुआ,
उसको किधर लिखा जाता है, दाईं ओर। वैसे देख करके आप लोग बता सकते हैं बोला, ठीक ना। यहाँ पर भी क्या है, ये सब अभिकारक, ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक है। इधर सब क्या है, प्रतिफल है, प्रतिफल। प्रतिफल को दाईं ओर लिखा जाता है, अभिकारक को ये कौन सा होता है, दाईं ओर लिखा जाता है, ठीक ना। अगला उत्पाद यानी प्रोडक्ट। उत्पाद, उत्पाद किसको बोलेंगे, वही जो नया पदार्थ बना उसको उत्पाद बोलेंगे। यानी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ जो बना ना उसी को क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। उत्पाद का दूसरा नाम अभी जस्ट बोले क्या, प्रतिफल। यानी उत्पाद का दूसरा नाम क्या है, प्रतिफल। उत्पाद का दूसरा नाम क्या है, प्रतिफल। उत्पाद किसको बोलेंगे, जो नया पदार्थ बना। वैसे भी उत्पाद जैसे फैक्ट्री में बोलते हैं उत्पादन किसी भी चीज का हुआ, उत्पादन हुआ तो लास्ट में उत्पादन हुआ होगा, जो लास्ट में बना उसको क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। मतलब जो हमको परिणाम प्राप्त हुआ उसी को उत्पाद बोलेंगे। और जो परिणाम के लिए जो चीज चाहिए उसको बोलेंगे अभिकारक, ठीक ना। अब बताओ परिभाषा इसका लिखे हुए, रासायनिक अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनता है उसी को उत्पाद बोलेंगे। बताओ इसमें नया पदार्थ कौन बना, हाइड्रोजन क्लोरीन को जब मिला दिए तो बना कौन सी, HCl बना। ये HCl बना, इसी को क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। और जो चीज चाहिए बनाने के लिए उसको क्या बोलेंगे, अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक, ठीक ना। अगला देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया से कुछ क्या सूचनाएं भी हमको प्राप्त होता है। सूचनाएं मतलब रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं भी है। हाँ इसका विशेषताएं भी है। देख लो ये क्वेश्चन जो है ना 2 नंबर में भी पूछ सकता है, या 2 नंबर में भी पूछ सकता है, या लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक ना। लॉन्ग करने का मतलब बिहार बोर्ड में 5 नंबर में भी पूछ सकता है, या तो शॉर्ट में भी पूछ सकता है। 2 नंबर क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 5 नंबर भी पूछ सकता है। 2 नंबर अगर पूछेगा तो इसमें क्या लिखना है, सिर्फ ये हेडिंग पॉइंट इसका लिख देना है। अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा यानी 5 नंबर में पूछेगा तो इसमें क्या लिखना है, पूरा विस्तार इसका कर देना है, पूरा विस्तार जैसे हम बता रहे हैं, जस्ट बता रहे हैं। बहुत आसान है ये सब, बहुत इजी वे में, ठीक ना। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे उसको करेंगे, या रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, पहचान बोले या इसकी क्या बोले, विशेष, या क्या बोलेंगे, विशेषता है। रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषताएं, विशेषताएं या पहचान या उसकी सूचनाएं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं या सूचनाएं या पहचान, तीनों चीज कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक ना। इसमें लिखना क्या है, सबसे पहले देखेंगे क्या रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें क्या क्या चेंजिंग होता है, क्या क्या उसमें होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले हम देखेंगे रंग में परिवर्तन भी होता है, तापमान में भी परिवर्तन होता है। आप कैसे जानेंगे रंग में परिवर्तन होता है, आप नाम याद रखिए, हम नाम बता रहे हैं। देखिए क्या नाम, एक पोटासियम परमैंगनेट का नाम सुने होंगे, नहीं सुने तो आज देख लीजिए। पोटासियम, क्या बोले, पोटासियम। और परमैंगनेट, परमैंगनेट, ये पोटासियम परमैंगनेट जो है ये पदार्थ है पोटासियम परमैंगनेट, ठीक ना। ये पोटासियम परमैंगनेट जो पदार्थ है ना, इस पदार्थ हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पोटासियम परमैंगनेट ले लेंगे, ठीक ना। थोड़ा सा पोटासियम परमैंगनेट हम ले लिए, ये पोटासियम परमैंगनेट है, ठीक ना। इस पर क्या करेंगे, नींबू थोड़ा ले लेंगे, नींबू, नींबू का रस इस पर डाल देंगे, ठीक ना। यानी नींबू को, नींबू पूरा निचोड़ देंगे इस पर, इसके ऊपर में नींबू को निचोड़ देंगे। किसको निचोड़ेंगे, नींबू को। सही से देखिएगा ध्यान से, ठीक ना। ये पोटासियम परमैंगनेट लिए, उसमें नींबू थोड़ा डाल दिए, तो पोटासियम परमैंगनेट का पहले से उसका रंग कैसा था, बैगनी रंग इसका होता है। पोटासियम परमैंगनेट का रंग कैसा होता है, इसका रंग होता है बैगनी। इसका रंग, रंग कैसा इसका होता है, रंग होता है ना बैगनी होता है, ठीक है। इसका रंग जो होता है बैगनी होता है। जैसे इस पर नींबू का रस डाले, नींबू अम्ल होता है ना, अम्ल नींबू होता है, जैसे इस पे डाले इसके बाद में इसका कलर जो हो जाता है, बाद में कलर, बाद में रंग, बाद में रंग कैसा आता है, बैगनी रंग जो है खत्म हो जाता है। हाँ बैगनी, लेकिन बैगनी रंग खत्म हो गया, ठीक ना। क्या का नाम चाह रहा है, बैगनी रंग समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना, जो बता रहे हैं ये पूरा बता रहे हैं, इसमें कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, टॉपिक पूरा बता रहे हैं, ठीक ना। तो पोटासियम परमैंगनेट का रंग कैसा आता है, बैगनी होता है। इस पर क्या करेंगे, नींबू का रस थोड़ा सा डाल देंगे ना, इसका बैगनी रंग धीरे 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 खत्म हो जाता है। इस तरह से हम क्या देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में रंग में चेंज हुआ कि नहीं, परिवर्तन हुआ कि ना, हाँ रंग में परिवर्तन हुआ तो हम देख लिए। यदि पोटासियम परमैंगनेट का रंग बैगनी होता है कि ना, इसमें जैसे नींबू डाले क्या हो गया, बैगनी रंग खत्म हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में रंग में भी परिवर्तन होता है, ठीक ना। अगला देखो, एक रंग में परिवर्तन हो गया,
इसी तरह से लिखे हैं, पोटासियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में, पोटासियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में नींबू का रस निचोड़ने पर यानी मिलाने पर धीरे धीरे क्या हो जाता है, इसका बैंगनी रंग गायब होने लगता है, खत्म हो जाता है। अगला, टेम्परेचर में परिवर्तन यानी तापमान में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? तापमान में परिवर्तन। क्या तापमान में भी परिवर्तन होता है? ये भी हम देखते हैं तापमान में परिवर्तन कैसे होता है, ठीक ना। तापमान में परिवर्तन क्या बोले? तापमान में परिवर्तन यानी तापमान में परिवर्तन। क्या रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप तापमान में भी परिवर्तन होता है? देख लेते हैं क्या तापमान में परिवर्तन होता है। जैसे आप लोग कभी खरीदे होंगे, कौन सा, जब दीपावली का टाइम आता है ना, उसमें एक आता है कौन, पेंट करने के लिए 8 से 10 रुपया में जो चूना मिलता है, उसको चूना मिलता है ना 8-10 रुपया वाला, एक पैकेट जो रहता है, छोटा सा पैकेट जो रहता है, आधा केजी का जो रहता है, कितना केजी का? आधा केजी का रहता है। क्या रुपया में देता है? 8 या 9 रुपया में जो देता है, ठीक ना। ये पैकेट, ये चूनों का, इसका चूनों का, इसको चूना हम लोग बोलते हैं ना, इसका प्रॉपर नाम चूनो नहीं है, इसका नाम क्या है? कली चूनो नाम है। क्या नाम है? कली चूनो, ठीक ना। इसका नाम क्या है? कली चूनो। ये कली चूनो जो लाते हैं पैकेट में, जो भिकरी टाइप का रहता है, ढीला टाइप का रहता है, व्हाइट व्हाइट कली चूनो, इसको क्या करेंगे, पहले लाते हैं, क्या हाथ पूरा जल जाता है लाने में। कली चूनो डायरेक्ट मार्केट से लाएंगे तो नहीं, हाथ नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि गर्म उतना नहीं रहता है, हार्ड गर्म नहीं रहता, पूरा गर्म नहीं रहता, वो नॉर्मली रहता है, जैसे नॉर्मली टेम्परेचर जैसे होना चाहिए वैसे रहता है। ठंडे मान लीजिए ठंडा ही रहता है, पूरा गर्म नहीं रहता है, नॉर्मली रहता है, ठीक ना। इसके बाद में इसको क्या करेंगे, हम पानी में डालेंगे, यानी कि ये ये चूना पत्थर को हम क्या करेंगे, ये चूना हम लाए ना मार्केट से, कली चूना, इसको क्या करेंगे, इस पैकेट को फाड़ करके क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं। एक बाल्टी लेते हैं, ठीक ना, एक बाल्टी ले लीजिए, उसके बाद में इसमें पानी डालते हैं। इस पानी में जो चूना डालते हैं, कौन सा चूना? कली चूना। यही करते हैं दीपावली टाइम में जो पेंट जो करते हैं, कली चूना डालते हैं, ठीक ना। कली चूना 8-10 रुपया पैकेट वाला चूना इसमें डालते हैं। इसके बाद में जैसे इसमें डाले नहीं, वो खोलने लगता है। क्या होता है? खोलने लगता है। डालने के बाद में उबलने लगता है पूरा। क्या होता है? खोलता है, डायरेक्टली नहीं खोलता है, मतलब उबलने लगता है, उबलने लगता है। ये उबलने लगता है, उबलने का मतलब क्या हो गया कि ठंडा होगा वो, नहीं गर्म हो जाता है। गर्म हो गया, पहले था ठंडा, पानी भी था ठंडा, कली चूना भी था ठंडा, लेकिन दोनों डाल देते, इसके बाद में क्या हो गया, गर्म हो गया। तो ये रस यहाँ पर अभिक्रिया हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि कली चूना कहने का मतलब CaO, और क्या डाले, पानी, पानी डाले तो बना क्या, वो पेंट करने वाला चूना बनता है कि उसको कहते हैं भकरा चूना, CaOH CaOH यानी कली चूना पर जल ढारे, कली चूना पर जल मिलाए, यानी कली चूना को कली चूना में जब जल मिलाते हैं तो भकरा चूना बनता है, ये चूना बनता है। यही वाला चूना खैनी भी खाते हैं, ठीक ना। खैनी मतलब हम लोग नहीं खाते, मतलब कोई खाता है, ठीक ना, खैनी खाने वाला चूना, ठीक ना। एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा इसको, या तो बोलेगा भकरा चूना, या तो बोलेगा डायरेक्ट हाँ भकरा ही चूना बोलेगा। भकरा चूना का सूत्र क्या होता है, या तो ये भी बोल सकता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका सूत्र है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका सूत्र है, ठीक है। या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र यही होता है, हिंदी में नाम लिख देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक ना। इसी को, इसका दूसरा नाम क्या बोले अभी जस्ट, भकरा चूना, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, भकरा चूना बोलते हैं इसी को, भकरा चूना। इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कहने का मतलब, कैल्शियम ऑक्साइड कहने का मतलब कली चूना, ठीक ना, यानी कि इसका नाम है कली चूना। और कली चूना का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अब भकरा चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब CaOH। तो बताओ ये दोनों मिल करके, ये दोनों था ठंडा, ये भी ठंडा, ये भी ठंडा, लास्ट में हो गया गर्म, मतलब अभिक्रिया के दरमियान गर्म होता है। ये गर्म हुआ ना, ये दोनों मिलाए ना तो खोलने लगता है, उसमें उत्पन्न होता है, उसमें उत्पन्न होने का मतलब उससे गर्मी यानी हीट बनता है।
यानी कि पहले कम तापमान था और उसके बाद में तापमान बढ़ गया। क्या तापमान में परिवर्तन हुआ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान? हाँ, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, तापमान में परिवर्तन होता है। ये एग्जाम्पल आप लिख दीजिएगा, यही काफी है, ठीक ना। अगला अगला इसमें देखिए और बता रहे हैं, ठीक ना। क्या बताइए, रंग में परिवर्तन बता दिए। क्या रंग में परिवर्तन बताइए? पोटासियम परमैंगनेट में, पोटासियम परमैंगनेट मैग्नेट के ऊपर जब नींबू का रस डालेंगे क्या होगा, उसका रंग धीरे धीरे बैंगनी रंग गायब होने लगता है। किसका बैंगनी रंग? पोटासियम परमैंगनेट का। यानी किसका बैंगनी रंग होता है? पोटासियम परमैंगनेट का। जब इसमें नींबू का रस डालेंगे तो बैंगनी रंग गायब हो जाता है, ठीक ना। इस सुनकर ही याद हो जाएगा, थोड़ा सा पढ़िएगा बस, काफी वही है। उसका तापमान में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन? तापमान में। तापमान में ही परिवर्तन बता दिए। कली चूना पर जब जल ढाले, कली चूना पर जब जल मिलाए क्या हो गया? कली चूना पर जब जल, जैसे कली चूना पर जल मिलाए क्या हो गया? उसमें उत्पन्न होने लगता है। उसमें उत्पन्न होने का मतलब है तापमान में भी यहाँ परिवर्तन होता है। चलिए अगला पेज देखते हैं। उत्पाद बता दिए सब कुछ, यही रासायनिक अभिक्रिया। चल देखिए, और ये तीसरा देखिए, अवस्था में परिवर्तन, स्टेट में परिवर्तन। देखिए बुक में तो अलग अलग टाइप से लिखा है, नंबर वाइज अलग अलग लिखा है। यहाँ पर पहले लिखा होगा गैस में परिवर्तन, उसके बाद क्या होगा, गैस में परिवर्तन होगा, अवस्था परिवर्तन 5वां नंबर पर है। मतलब इधर उधर करके चेंजिंग इसमें करके दिया हुआ है। अवक्षेप का बनना है, रंग में परिवर्तन है, फिर अवस्था में परिवर्तन है, सब अलग टाइप से दिया है, ठीक ना। नंबर इधर उधर कोई दिक्कत नहीं, नंबर की दिक्कत नहीं है। देखिए अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन देखिए कौन किसमें परिवर्तन? अवस्था, अवस्था में परिवर्तन, इसमें परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। देखिए अवस्था में परिवर्तन समझने के लिए तो आप लोग सब जलाए होंगे क्या, मोमबत्ती। मोमबत्ती तो सभी कोई जलाए होंगे, मोमबत्ती, ठीक ना। मोमबत्ती सबको जलाए होंगे। मोमबत्ती में होता क्या है, मोमबत्ती क्या होता है, जब मोमबत्ती को जलाते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये मोमबत्ती है, ऐसे करके जब इस जलाते हैं ना, ये पिघल पिघल करके नीचे आता है। यानी मोमबत्ती है कैसा रूप? ठोसे रूप में मोमबत्ती होता है, ठोस कठोर होता है, ठोसे ना मोमबत्ती जलाते हैं, थोड़ा थोड़ा नीचे गिरने लगता है, पिघल पिघल करके, यानी द्रव बन जाता है और कुछ गैस में उड़ जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, मोमबत्ती को जब जलाते हैं, मोमबत्ती क्या करते हैं, जलाते हैं, इसमें क्या होता है, कुछ इसका कुछ भाग गैस में चला जाता है और कुछ भाग किस में परिणत हो जाता है, द्रव में परिणत हो जाता है। लेकिन होता क्या है, मोमबत्ती ठोस भाग होता है। मोमबत्ती है क्या, ठोस भाग है। लेकिन जैसे मोमबत्ती को जला दिए तो कुछ भाग गैस में, यानी जलाने के बाद, क्या करने के बाद, जलाने के बाद मोमबत्ती किस में परिणत हो जाता है। मोमबत्ती जलाते हैं तो कुछ भाग गैस में, मोम का कुछ भाग गैस में चला जाता है और मोम का कुछ भाग पिघल जाता है, यानी कि पिघल करके नीचे गिरता है और गैस बन के ऊपर उड़ जाता है। बताओ, था ठोस, जलाने के बाद में कुछ गैस बन गया, कुछ द्रव बन गया, अवस्था में परिवर्तन हुआ ना। तो हम कह सकते हैं कुछ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान या कुछ रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान क्या होती है, गैस में अवस्था में परिवर्तन होती है। जैसे जैसे एग्जाम्पल हम उदाहरण में भी ऐसे करके लिख सकते हैं। जब मोमबत्ती को जलाया जाता है, मोमबत्ती को जलाने पर मोमबत्ती का कुछ भाग गैस में परिणत हो जाता है और कुछ भाग द्रव में परिणत हो जाता है। मोमबत्ती की जगह मोम लिखेंगे तो अच्छा होगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। अगला देखिए, अगला गंध में परिवर्तन। अगला कौन सा है, गंध में परिवर्तन। जिस तरह से अवस्था में परिवर्तन होता है, किसमें परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन हुआ, यानी रंग में भी परिवर्तन हुआ, अवस्था में भी परिवर्तन हम बता दिए। इसके अलावा एक और बताए, और हम क्या बताए, एक रंग में परिवर्तन, एक तापमान में परिवर्तन बताए। किसे बताए, तापमान में परिवर्तन। इसी प्रकार से गंध में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। उसके बाद बताएंगे गैस में भी, गैस का भी उत्पत्ति होता है, और उसके बाद बताएंगे कुछ अवक्षेप का भी निर्माण होता है। तो देखिए रंग में परिवर्तन, जैसे एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर, इसमें एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में सल्फ्यूरिक अम्ल डाल करके इसको जब गर्म करेंगे क्या बनेगा, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट बनता है। और इसका रंग, इसका गंध कैसा होता है, मीठी होता है। इसका गंध कैसा होता है, मीठी। हम क्या बोले, हम बोले क्या, एक एथेनॉल को लेंगे, किसको लेंगे, एक एथेनॉल, एथेनॉल, एक एथेनॉल को लेंगे और एथेनोइक अम्ल, कौन सा अम्ल, एथेनोइक, हाँ ठीक है, एथेनोइक अम्ल लेंगे। यानी एक लिए एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, क्या लिया, एथेनोइक अम्ल।
इसमें हम क्या मिलाएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें और सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे। क्या, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देंगे। इसमें क्या डालेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल कहने का मतलब H2SO4। देखिए एरो इधर मार देते हैं क्योंकि इसमें डालेंगे ये चीज, ठीक ना। इसमें डालेंगे, क्या डालेंगे, यही वाला, यानी कि एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में जब सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे उसके बाद गर्म करेंगे तो इसका गंध कैसा निकलता है, मीठी गंध निकलता है। क्या निकलता है, मीठी मीठी गंध निकलता है। अब बनता क्या है, एथिल एसीटेट। क्या बनता है, एथिल एसीटेट। यानी कि एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे उसके बाद इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, एथिल एसीटेट बनेगा और इसका गंध भी कैसा रहेगा, पूरा मीठी गंध रहेगा, ठीक ना। चलिए अगला देखिए, अगला गैस की उत्पत्ति। किसका उत्पत्ति, गैस का उत्पत्ति। तो गैस की उत्पत्ति के लिए हम एग्जांपल बेस्ट बताते हैं। एक एक सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए, कौन सा अम्ल लीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल से भी हो जाएगा, या तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी ले सकते हैं, कोनो अम्ल ले सकते हैं। देखिए एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं यानी HCl। कौन सा अम्ल ली, HCl, ठीक ना। HCl अम्ल को क्या करेंगे, एक जिंक के टुकड़े पर डालेंगे। किस पे डालेंगे, जिंक के टुकड़े पर, जिंक के, देखिए यानी HCl अम्ल को यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या करेंगे, जिंक के टुकड़े पर डालेंगे, यानी इसी को तेजाब सब्जी बोलते हैं। इसको क्या करेंगे, एक जस्ता लेंगे, जिंक यानी कि जस्ता, यानी कि जस्ता मोटा ज्यादा है, जिंक कहने का मतलब जस्ता, ठीक ना, यानी कि Zn होता है इसका सूत्र। क्या करेंगे, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जिंक के टुकड़ा पर डालेंगे तो कौन सा गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सा गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। जैसे लिख देते हैं एक समीकरण हम यहाँ पर, क्या बोले, जिंक के टुकड़े पर कौन सा अम्ल डाले, HCl अम्ल डाले तो बना क्या, क्या क्या बना, ZnCl2, यानी कि जिंक क्लोराइड Zn और Cl2, ZnCl2 बनेगा और उसके बाद में एक हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। बताओ तो यहाँ पर अभिक्रिया में क्या हो रहा है, कोनो गैस निकल रहा है, हाँ हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। इससे हम कह सकते हैं कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस का भी उत्पन्न होता है, यानी गैस का भी निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल एक लिख देंगे, यानी कि जस्ते के टुकड़े पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक ना। अगला देखिए, देखिए इसमें लिखा तो ना है, एक हम अपने मन से एक और लिख देते हैं, ठीक ना, एक और हम लिख देते हैं, कौन सा, अवक्षेप का बनना, ये भी है, ठीक ना। कौन सा नंबर था, वो 4-5 नंबर बता दिए, छठा, देखिए 5वां या छठा नंबर इसी प्रकार से कौन होगा। किसमें एक अवस्था में परिवर्तन बता दिए, एक गंध का निर्माण, यानी गंध का भी निर्माण होता है, ठीक ना, और अवस्था में भी परिवर्तन होता है, और उसके बाद में रंग में भी परिवर्तन होता है और तापमान में भी परिवर्तन होता है, ठीक ना। क्या क्या बोले, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, तापमान में भी परिवर्तन और गंध में भी परिवर्तन, यानी गंध में भी परिवर्तन होता है और गैस का भी मतलब निर्माण होता है। 5 को बता दिए, तो छठे ही है। तो छठा एक बताते हैं, अवक्षेप का बनना। क्या, अवक्षेप, अवक्षेप का निर्माण, क्या अवक्षेप का बनना। देखिए अवक्षेप का बनना, अवक्षेप मतलब क्या हो गया, अवक्षेप का मतलब होता है कोनो अभिक्रिया हो रहा है ना, उसमें ठोस के रूप में थोड़ा नीचे में जम जाता है, जम नहीं जाता, नीचे में बैठ जाता है ठोस के रूप में, ठीक ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, क्या बोले, यानी कि यहाँ पर लिखो करेंगे ना, हम क्या लिखेंगे, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप का भी निर्माण होता है। क्या बोले, लिख लीजिएगा वीडियो रोक करके, यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, अवक्षेप का भी निर्माण होता है। लिख देते हैं हम ये, कुछ अभिक्रिया के दौरान, कुछ अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, अवक्षेप का, अवक्षेप का भी निर्माण होता है, निर्माण होता है। यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, अवक्षेप का भी निर्माण होता है। जैसे एक एग्जांपल हम बताते हैं, जैसे आप लोग सिल्वर नाइट्रेट देखे होंगे, देखे तो नहीं है, चलिए नमक तो देखे ना, नमक देखे हैं, चलिए एक सिल्वर नाइट्रेट ले लीजिएगा, ठीक ना, यानी AgNO3, एक सिल्वर नाइट्रेट,
इसमें क्या डालेंगे, नमक थोड़ा डाल देंगे। क्या बोले, सिल्वर नाइट्रेट में थोड़ा नमक डालेंगे, यानी सिल्वर नाइट्रेट में क्या डालेंगे, नमक डालेंगे। तो क्या बनेगा, एक डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया जब बताएंगे ना, ये अपने मन से बता दीजिएगा कैसे होगा इसका। देखिए ये होता है प्लस में, ये होता है माइनस में, पहले वाला प्लस में होता है, बाद वाला माइनस में। बताओ तो ये प्लस वाला है तो क्या इसको चाहिए, प्लस वाला माइनस वाला अपने साथ में बैठेगा, यानी कि एजी है, एजी किसके साथ में चल जाएगा, सीएल के साथ में। यही अवक्षेप बना, ये नीचे एजीसीएल है ना, नीचे विलियन में नीचे बैठ जाता है, नीचे पूरा नीचे जो विलियन कोई है ना छोटा सा, उसमें नीचे बैठ जाता है। अब बताओ बचा क्या, एक ये वाला बचा, एक ये वाला बचा। हमेशा प्लस वाला पहले होता है, यानी एन ए होगा पहले, उसके बाद में क्या बनेगा, एनओ, एनओ क्या है, NO3, NO3। ये वाला हम जो है ना बाद में भी बता देंगे, ये वाला ये जब अवक्षेपण अभिक्रिया तो नहीं, जब डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया जब बताएंगे ना, ये अच्छा से समझा देंगे कैसे होता है, ठीक ना। अभी नॉर्मली याद रखिए, नहीं तो याद नहीं रखिए छोड़ दीजिए इसको, याद मत रखिए इसको, आगे हम जस्ट याद करवा देंगे अगला लेक्चर में, ठीक ना। क्या बताइए, अवक्षेप का भी निर्माण होता है, इतना याद रखिएगा। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप का भी निर्माण होता है। एग्जाम्पल हम लिख दिए, याद अगर याद हो गया तो ठीक है, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बता देंगे अगला, ठीक ना। यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के विलियन में जब नमक को डालेंगे, यानी कि NaCl यानी साधारण नमक हो गया, या तो सोडियम क्लोराइड इसको बोल सकते हैं, तो क्या बनेगा, AgCl। बस इतना याद रखिए, AgCl का जो है ना सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। कैसा अवक्षेप बनता है, सफ़ेद, यानी कि सफ़ेद मतलब श्वेत, श्वेत अवक्षेप बनता है। अब किस रूप में, श्वेत अवक्षेप बनता है किस रूप में, अब अवक्षेप जब भी बनेगा ना, हमेशा अवक्षेप जब भी बनेगा तो ठोस के रूप में ही बनता है। किसमें बनता है, ठोस के रूप में हमेशा बनता है अवक्षेप, ठोस रूप में बनता है। देखिए एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, वैसे एग्जाम में पूछेगा आपको, जैसे तिमाही एग्जाम हो गया, छमाही हो या एनुअल एग्जाम हो, इसमें पूछेगा एग्जाम ये वाला, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत अवक्षेप है, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत अवक्षेप है, इसमें ऑप्शन ये होगा, तो यही टिक मारना है आप लोग को, यही होबे करेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा उसमें, ठीक ना। यानी AgCl, क्या बोले, AgCl ये वाला बोले, याद रखिएगा पूरा, भूलना इसको नहीं है। देखिए AgCl, ये AgCl है ना, इसका कैसा अवक्षेप मिलता है, सफेद, सफेद, सफेद अवक्षेप मिलेगा। और किस रूप में मिलेगा, ठोस रूप में मिलेगा, ठीक ना। अब कैसा अवक्षेप मिलेगा, सफेद ठोस, ठोस रूप में सफेद मिलेगा, ठीक ना, या श्वेत मिलेगा, यही है, ये पूछवे करेगा एग्जाम में, ठीक ना। चलिए अगला देखिए, एक एक्स्ट्रा अवक्षेप बता दी। चलिए अब रासायनिक समीकरण देख लीजिए। अच्छा, रासायनिक समीकरण आप लोग को पता है किसको कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया हम बताए ना, रासायनिक अभिक्रिया, जब रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र में लिखेंगे, क्या, जब रासायनिक अभिक्रिया को किस में लिखेंगे, देखिए रासायनिक क्या बता क्या रहे हम, रासायनिक समीकरण ना, समीकरण बता रहे, रासायनिक समीकरण, देखिए रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण में क्या बोले, रासायनिक समीकरण है ना, किसको बोलेंगे, जब रासायनिक अभिक्रिया को, किसको, जब रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को किसको, रासायनिक, जब रासायनिक अभिक्रिया को किसमें लिखेंगे, जब रासायनिक अभिक्रिया को किसमें लिखेंगे, सूत्र में लिखेंगे या संकेतों में लिखेंगे, या संकेतों में लिखेंगे। यानी रासायनिक अभिक्रिया जहाँ पर हो रहा है, जैसे देखिए रासायनिक अभिक्रिया एग्जाम्पल हम बताते हैं, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन को नॉर्मली जहाँ पर अंधेरा कमरा में कहीं कोई रिएक्शन नहीं करता है, जैसे उसको सूर्य की उपस्थिति में रखते हैं, क्या होता है, HCl बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन धूप में या सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करके क्या बनाती है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है, हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। अगर इस प्रकार से लिख देंगे तो ये क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। उसी को जब ऐसे लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे, ऐसे, क्या हम बोले, हाइड्रोजन और क्लोरीन ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये ना बोले, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अगर ऐसे सूत्र में देखो, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन नहीं लिख करके H2 लिखे, क्लोरीन को क्लोरीन ना लिख करके यो क्या लिखे, Cl2 लिखे, बनेगा क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोरीन बनेगा, हाइड्रोजन क्लोरीन। हाइड्रोजन क्लोरीन ना लिख करके डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे HCl, ठीक ना। तो बताओ
यहाँ पर हम क्या लिखे, रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र और संकेत में लिख न दिए। यही रासायनिक अभिक्रिया के जब सूत्र और संकेत के रूप में लिखते हैं ना, इसी को बोलते हैं क्या, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। ठीक ना। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक लिख ही देते हैं, देखिए हाइड्रोजन, क्या, ओहो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, कौन सा, ऑक्सीजन गैस, जो जिसको हम सांस लेते हैं। जब दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा क्या, जब दोनों को मिलाएंगे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जल बनेगा। ठीक ना। ये क्या हो गया, रासायनिक, इसको समीकरण बोलेंगे ना, समीकरण इसको नहीं बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। यही जब इस रासायनिक अभिक्रिया को किस में लिखेंगे, देखिए परिभाषा भी याद करते जाइएगा। रासायनिक अभिक्रिया को किस में लिखेंगे, इस रासायनिक अभिक्रिया को, जैसे हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस को क्या, इसका सूत्र क्या होता है, संकेत क्या होता है, H2 होता है। देखिए ऑक्सीजन गैस का क्या होता है संकेत, O2 होता है, यानी O होता है तो O2 ही लिखेंगे, इसको गैस जिसमें रहता है ना 2 इसमें लिखते हैं। जल का क्या होगा, H2O होगा। तो बताओ, इसी को हम सूत्र और संकेत के रूप में लिख दिए। जैसे इसी का सूत्र लिख दिए, इसी का संकेत लिखे, इसी का संकेत लिखे, और इसका जल का सूत्र नहीं होगा, ये जल का सूत्र है। यानी कि जब इसी को सूत्र और संकेत में लिखेंगे ना, तो इसको क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। समझे कि नहीं समझे, ठीक ना। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को जब सूत्र और संकेत में लिखेंगे ना, तो क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक, देखिए अगला, तो रासायनिक समीकरण हम बता दिए। रासायनिक समीकरण किसको बोलेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, हाँ रासायनिक समीकरण, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को जब सूत्रों और संकेतों की सहायता से उस अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ है, एक हम छोटा सा यहाँ पर लिख देते हैं परिभाषा, दिख नहीं रहा होगा, चलिए रेड पेन से देखिए परिभाषा हम लिख देते हैं यहाँ पर। जब रासायनिक अभिक्रिया को, जब रासायनिक अभिक्रिया को किस में लिखेंगे, दो चीज में, सूत्रों में लिखेंगे, या तो जो बड़ा रंग का रहेगा जो जल रहेगा, ठीक ना, जो यौगिक रहेगा, जो तत्व है तो उसको सूत्रों में लिखे देंगे, ठीक ना। जो यौगिक है उसको किस में लिखेंगे, सूत्रों, और उसको क्या, उसमें किस, मतलब जो यौगिक सब है उसको किस में लिखेंगे, संकेतों में। नहीं नहीं गलत हम बोल दिए, संकेतों में नहीं, देखिए जो तत्व है उसको लिखेंगे संकेतों में, और जो यौगिक सब है ना उसको लिखेंगे सूत्रों में, ठीक ना। जो तत्व है उसको संकेत में लिख देंगे, जैसे कि कैल्शियम का Ca संकेत होता है और जल का H2O सूत्र होता है, इसी प्रकार से लिख देंगे। यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों या संकेतों के रूप में लिखते हैं या निरूपित करते हैं, या लिखते हैं या निरूपित करते हैं या निरूपण करते हैं, ठीक ना, करते हैं, तो वह क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ गए होंगे। ये परिभाषा यहाँ पे लिखा है, ये भी परिभाषा शॉर्ट में हम लिख दिए, देख लीजिएगा, जो सही लगे वो याद कर लीजिएगा। वैसे याद करने की क्या जरूरत है, सीधे बोलेगा रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र और संकेत में लिख देंगे तो रासायनिक समीकरण कहला जाएगा। देखिए यहाँ पर ये सूत्र में लिखे, संकेत में लिखेंगे ना, ये भी संकेत में लिखेंगे ना, ये MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर क्या लिखे, सूत्र में लिख दिया, इसको सूत्र में लिख दिया, तो क्या हो गया, ये रासायनिक समीकरण हो गया। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछेगा, कन्फर्म है पूछबे करेगा। ये मैग्नीशियम के रिबन को जब ऑक्सीजन में जलाते हैं क्या होता है, जब मैग्नीशियम के रिबन को वायु की उपस्थिति या ऑक्सीजन में जलाते हैं तो क्या होता है, उसमें ऑप्शन रहेगा, श्वेत लोह के साथ जलती है, या लाल लोह के साथ जलती है, या नहीं जलती है, या तीन में से कोई नहीं। उसमें कौन सा टिक मारिएगा आप लोग, ऑप्शन कुछ भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको देखना है मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जला देंगे तो वह श्वेत लोह के साथ जलती है। कौन सा लोह के साथ, श्वेत लोह के साथ। मैग्नीशियम के रिबन
सफेद श्वेत ही लिख देते हैं, श्वेत लौ के साथ जलती है। कौन सा? मैग्नीशियम का श्वेत लौ के साथ, मैग्नीशियम मैग्नीशियम का रिबन, मैग्नीशियम का रिबन जलती है। ठीक ना, बस इतना ध्यान में रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है सब। चलिए अगला पेज देखिए, अगला देखिए, समीकरण को लिखने का नियम। क्या है समीकरण को लिखने का नियम? एक और हम बताते हैं, समीकरण भी दो प्रकार का होता है, तो आगे इसमें होना चाहिए पीपीटी में, देख लेते हैं कि नहीं। हाँ आगे है संतुलित और संतुलित। चलिए देख लीजिए, समीकरण का आखिर में लिखेंगे कैसे, इसका कुछ नियम भी होता है समीकरण को लिखने। जैसे खाना खाते तो उसमें कुछ नियम है कि नहीं, हाथ धो करके खाना खाना चाहिए, तो वैसे खाना खाना चाहिए कि खा करके हाथ धोना चाहिए? नहीं, हाथ धो के खाना चाहिए कि ना। इसी प्रकार से लिखने के लिए भी चाहिए कि बीच में हम तीर डालेंगे और अभिकारक उसमें प्रतिफल है, अभिकारक को किस ओर लिखेंगे? अभिकारक को इधर लिखेंगे, प्रतिफल को इधर, इधर उधर करने से भी काम नहीं चलेगा। अभिकारक को किधर लिखेंगे? ये कौन सा होता है? बायो है ना, बायो साइड लिखेंगे। अब प्रतिफल को इधर लिखेंगे, कौन साइड? बायो साइड लिखेंगे। अब बीच में तीर डालेंगे, अब तीर में डालेंगे ना, जो प्रतिफल होगा उस साइड तीर का सिरा जो होगा, सिरा प्रतिफल के साइड होना चाहिए। तीर का सिरा किधर होना चाहिए? प्रतिफल के साइड होना चाहिए। क्या हम बोले? लिखने के लिए सबसे पहले अभिकारक को डालेंगे किस ओर? बायो साइड। अब प्रतिफल को दाईं साइड, और बीच में तीर लगाएंगे। अभिकारक और प्रतिफल के बीच में क्या लगाएंगे? तीर लगाएंगे। लिखा हुआ है अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर लगाएंगे। और एक चीज ध्यान रखने योग्य बात है, तीर जो लगाइएगा, तीर का सिरा जो होना चाहिए, सिरा किस ओर होना चाहिए? प्रतिफल की ओर होना चाहिए। ये जो इधर इसका जड़ जो है, ये अभिकारक की ओर होना चाहिए। ठीक ना, किस ओर होना चाहिए? अभिकारक की ओर, यानी अभिकारक बाईं और प्रतिफल दाईं। समझे कि नहीं समझे? अब तीर का सिरा उत्पाद की ओर होना चाहिए, लिखा हुआ था यहाँ पर। अभिक्रिया की दिशा को इंडिकेट करता है कि किधर से किधर अभिक्रिया हो रहा है। अच्छा बताओ तो यहाँ पर किधर से किधर अभिक्रिया हो रहा है? बताओ, कौन एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। अच्छा यहीं पर बताइए, यहीं पर बताइए अभिक्रिया किधर से किधर हो रहा है? इधर से इधर हो रहा है कि इधर से इधर हो रहा है? तो तीर का इंडिकेट किधर है? अरे हम रास्ता पर कहीं चलते हैं तो ऐसे करके ना, तो जब मोड़ रहता है तो यहाँ पर ऐसे करके रहता है। क्या हो गया? ऐसे करके रहता है मोड़ पर। ठीक ना, इसका मतलब क्या हो गया? हम जो जा रहे हैं वहाँ पर मोड़ ऐसे करके बना है। ठीक ना, या इधर जा रहे हैं तो ऐसे रहता है। इसका मतलब हम इधर से जा रहे हैं तो सीधा नहीं रिंग आएंगे, हम उधर मोड़ है, इसका मतलब सही से चलेंगे। समझे कि नहीं समझे? इसी प्रकार से ये जो ना अभिक्रिया की दिशा को बताता है। ठीक ना, ये तीर अभिक्रिया की, एग्जाम में पूछ लेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। बताओ तो तीर रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण में तीर जो होता है वह किसको दर्शाता है? तो उसमें ऑप्शन होगा अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है, डायरेक्शन वाला मार दीजिएगा। ठीक, देखिए अगला देखिए, दो अभिकारक दो उत्पादों के बीच में क्या रहता है? प्लस या माइनस? प्लस, प्लस जोड़। यहाँ पर जैसे लिखे हैं, देखिए इधर दो अभिक्रिया है कि नहीं, दो अभिक्रिया में है, दो अभिकारक है, दो अभिकारक है कि नहीं, दोनों अभिकारक के बीच में क्या है? प्लस का चिन्ह है। क्या है? प्लस का चिन्ह है। इधर दो को प्रतिफल अगर रहता उधर भी प्लस का चिन्ह रहता। ठीक, यहाँ पर हम बता दिए इसको, क्या क्या बता दिए, देखिए